इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा इजराइल भेजे जाने पर पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। भारत ने अमेरिका, ब्राजील और इजराइल समेत कई देशों को मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजी है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के समय हो सकता है। बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर कहा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा इजराइल भेजने के लिए मेरे प्रिय मित्र भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। इजराइल के सभी नागरिकों ने धन्यवाद कहा है। दोनों देशों की दोस्ती बनी रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई की रणनीति पर काम शुरू कर दिया, जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेशों को कोरोना के इलाज और रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, जिसे कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज नाम दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले 4 साल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 चरण में कोरोना से निपटने की रणनीति पर अमल करने का निर्देश दिया गया है, जिसका पहला चरण इस साल जनवरी से जून तक, दूसरा चरण जुलाई से मार्च 2021 तक और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक चलेगा, जिसके लिए आर्थिक सहायता की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें कोरोना के लिए विशेष अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर और लैब बनाने के लिए 100% आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देगी। साथ ही वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी मेडिकल उपकरण, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए सुरक्षा किट और टेस्टिंग किट की खरीद भी इस पैकेज के तहत की जाएगी। इसके तहत स्टेट्स पीपीई एंड 95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए यूज कर सकते हैं। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? दिल्ली सरकार ने शहर के 5 और नए इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया है, जिससे दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 20 से बढ़कर 25 हो गई है। जिन इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उनमें बंगाली मार्केट, सदर बाजार जोन और निजामुद्दीन दरगाह शामिल है। इसके अलावा मोतीबाग का शास्त्री मार्केट, जेजे कैंप और पश्चिम विहार के एक इलाके को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के 22 हॉटस्पॉट के आसपास पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। ये दिल्ली के पास का इलाका है। सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस ने इन इलाकों में बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इससे आवश्यक सेवाओं में आने वाले लोगों के लिए भी काम पर जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पुलिस की तरफ से इन इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नोएडा के सेक्टर 28 के वरुण विहार अपार्टमेंट में तो एक डॉक्टर दंपति को रोक लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोलने से साफ मना कर दिया। जब उनसे गेट की चाबी मांगी गई तो उन्होंने चाबी पुलिस के पास होने की बात कह दी। There is no police van, you can see all around, there is no one to approach, and if you say call at 112, there is no call receiving. I have done it 10 times and no one is receiving the call. Because of this sealing of the main gates, we are not being allowed to go out at all. Is this the way we are going to handle the problem of corona? इसी तरह नोएडा के सेक्टर 8 की जिस झुग्गी बस्ती से 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, वहां भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 8 में हम मौजूद हैं। ये भी वो जगह है जिसे सील किया गया है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 37 में जिस हाउसिंग सोसाइटी को सील किया गया है, वहां भी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे। वहीं जिले के सील किए गए इलाकों में सरकार ने घर घर जाकर सर्वे कराने का काम भी शुरू कर दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं की कई टीमों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया, जिनमें सेक्टर 5 का हरौला इलाका भी है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की एक टीम ने घर घर जाकर सर्वे करने का काम शुरू किया। हमें घर घर जाके सर्वे करना है और देखना है कौन किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, उसका नाम लिख के ले आना है, सारा उसका चेकअप होगा, वह सब कुछ होगा। प्रशासन की तरफ से हर एक कार्यकर्ता को रोजाना 100 घरों का सर्वे करने के लिए कहा गया है।
प्रशासन इस सर्वे के तहत सील किए गए इलाकों में उन लोगों की पहचान करने में जुटा है जो कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं। 100 घर के बाद में वो फॉर्मेट की टोटल रिपोर्ट करके देनी है, कितने सदस्य थे, क्या था वो पूरा, अगर कोई केस है तो उसकी पूरी डिटेल हमें लाके देनी है। घर घर सर्वे कराने के साथ प्रशासन की तरफ से सील किए गए हॉटस्पॉट में खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा नोएडा में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया। वहां सील किए गए इलाकों में ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया गया। नोएडा के सेक्टर 8 इलाके में जहां झुग्गी बस्ती है वहां भी ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। प्रशासन की तरफ से ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए गए जो 20 से 25 मिनट तक बिना रुके केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं। इनमें 5 लीटर की टंकी फिट की गई है जिसे खाली होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। प्रशासन की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी हॉटस्पॉट पर इस तरह के ड्रोन सैनिटाइजेशन के काम में लगाए गए हैं। यहाँ है दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस के जरिए देश में आत्मघाती हमला करने का आरोप लगाया है। वसीम रिजवी का आरोप है तबलीगी जमात ने भारत में 1 लाख लोगों को मारने की साजिश रची थी। जितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश में पहले डॉक्टर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवाणी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि वो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर के 3 मरीजों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस अस्पताल के डॉक्टर समेत 21 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस हो चुका है। इस अस्पताल में सबसे पहले एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले के चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने घटिया क्वालिटी के मास्क बांटने का आरोप लगाते हुए सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। सीएमओ जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी होता है। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि अशोकनगर जिले के सीएमओ ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, जिस पर वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JR त्रिवेदिया को मोबाइल फोन पर जमकर फटकार लगाई। जी आपने क्या भेज दिया? आप खुद लगा के देखो, ये 2 घंटे में खराब हो जाएगा। मैं विधायक हूँ, मेरी विधायक निधि का पैसा मेरी मर्जी से खर्च होगा, किसी के बाप का पैसा नहीं है, मेरी विधायक निधि का पैसा है। कांग्रेस विधायक ने इलाके में घटिया क्वालिटी के मास्क बांटने का आरोप लगाते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। इसमें कोई कमीशन दलाली खा गया है सामान में। ये मास्क 2 घंटे में खराब हो जाएंगे। सीएमओ साहब, भगवान से डरो, भगवान से। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से भी सफाई दी गई। उनका है कहना कि ये मास्क खराब है या लो क्वालिटी के हैं, तो ये कहना गलत है, क्योंकि मेडिकली रूप से प्रूफ है वो, और मेडिकली रूप से उन्हीं का उपयोग किया जाता है। गोपाल सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की चंदेरी सीट से विधायक है। इसके अलावा इस जिले में 2 और विधानसभा सीटें हैं जो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद पिछले महीने खाली हो गई। ऐसे में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस विधायक ने 10 लाख रुपए दिए। ये पैसे लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और दूसरा जरूरी सामान बांटने के लिए दिए गए। लेकिन कांग्रेस विधायक का आरोप है कि प्रशासन ने इस रकम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और लोगों में घटिया क्वालिटी के मास्क बांटे गए, लेकिन जिले के सीएमओ ने इससे इनकार किया।
यूपी के मेरठ में कोरोना के 6 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मेरठ में कुल मरीजों की संख्या 43 तक पहुंच गई है। कुछ इलाके नए हॉटस्पॉट की तरह सामने आ रहे हैं, जिन्हें पहचान कर सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या एक चुनौती बन गई है। 6 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 2 सैंपल हमारे परिषदगढ़ के 2 गांव के पॉजिटिव हैं, दोनों जमाती हैं। इसके अलावा मवाना के 3 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं, जो पिछले पॉजिटिव जमातियों के कॉन्टैक्ट्स हैं, और 1 सैंपल हमारा जो पॉजिटिव आया वो व्यक्ति उमेद नगर का शहरी क्षेत्र का रहने वाला। 12 जगह सील थी और कोई नई जगह भी यहाँ सील की जाएगी? हाँ, इसमें हमारा नया सेंटर डेवलप हुआ है परिषदगढ़ में 2 गाँव में, एक खानपुर वांगड़ और एक झब्बापुरी। अहमदाबाद में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से बफर जोन वाले इलाके में घर घर जाकर जांच की गई। वहां 24 घंटे में कोरोना के 50 मरीज मिलने के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया और अहमदाबाद के पुराने शहर के इलाके में घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग यानी कि बुखार की जांच करनी शुरू कर दी। साथ ही पूरे इलाके में फॉगिंग भी करवाई गई। प्रशासन ने अहमदाबाद के पुराने शहर के इलाके को बफर जोन बना दिया है, क्योंकि वहां कोरोना खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। प्रशासन की कोशिश है कि इस इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, क्योंकि कोरोना के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें बाहर से ठीक दिखने वाले लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह रही कि प्रशासन ने बफर जोन में रहने वालों की जांच के लिए चेजिंग द वायरस नाम की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत इलाके में पहुंची मेडिकल टीम ने हर आने जाने वाले शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की। इस टीम ने इस इलाके में एक सर्वे भी किया और लोगों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा, क्योंकि भारत में कोरोना फैलने की असली वजह विदेश से आए लोग हैं। साथ ही वहां एक कोरोना चेक पोस्ट भी बनाई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा सके। यही नहीं, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और लोगों के घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन ने इस मुहिम से 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हुए हर शख्स का पता लगाया जा सके। वैसे तो अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट है, लेकिन हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां के सबसे संवेदनशील पुराने शहर के इलाके को बफर जोन बना दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि वहां रहने वाले हर शख्स पर प्रशासन की नजर रहेगी और समय समय पर हालात की समीक्षा होती रहेगी। यही नहीं, अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उसकी तुरंत जांच की जाएगी। इस इलाके में करीब 5 लाख लोग रहते हैं और इतनी बड़ी आबादी पर नजर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। देश में लगे 21 दिनों के लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही ओडिशा सरकार ने इस लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। आमे लॉकडाउन समय सीमा को अप्रैल 30 पर्यंत वृद्धि करने को निष्पत्ति करिछु। राज्य कैबिनेट मध्य अप्रैल 30 पर्यंत लॉकडाउन समय वृद्धि करने पाई केंद्र सरकार को सुपारिश करी। पंजाब के अमृतसर की एक मंडी में लॉकडाउन के दौरान सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। लेकिन मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों पर इस अपील का कोई असर ही नहीं दिखा। लॉकडाउन लागू होने के बाद भी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात छोड़िए, भीड़ की वजह से वहां लोग एक दूसरे से टकराते दिखाई दिए। मंडी में आए कुछ लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए, लेकिन कई ऐसे लोग भी दिखे जो मुंह को ढके बिना ही वहां घूम रहे थे। हालांकि प्रशासन ने मंडी आने वाले लोगों को सैनिटाइज करने का इंतजाम किया था। इसके लिए मंडी के बाहर एक छोटा रास्ता बनाया गया, जिससे होकर गुजरने वाले लोगों पर केमिकल मिले पानी का स्प्रे किया जा रहा था। ये वैसा लोगों के लिए बनाया गया कि जो भी आदमी अंदर आएगा, मंडी में एंटर होगा, सैनिटाइज हो गया आएगा लोगों को बचाव के लिए। इसी तरह मुंबई के भायगला के एक सब्जी बाजार में भी लॉकडाउन के दौरान लोगों की भीड़ दिखाई दी। यहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर सब्जी खरीदते नजर आए। हालांकि बाजार में मौजूद सब्जी खरीदने और बेचने वाले ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े की मदद से मुंह को ढके दिखे। सऊदी अरब के मुस्लिम धर्मगुरु असीम अल हकीम के दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाए। इतना ही नहीं, जुमे की नमाज के लिए या किसी और आयोजन के लिए इकट्ठा होने को उन्होंने गुनाह बताया। Islam is not based on whims and desires. Islam is a logical religion. It's not based on impulsive decisions.
It's based on consequences of your choices. And what the people are doing in Nigeria, what the people are doing in Pakistan and India, and trying to be a Rambo is wrong, is sinful, and is selfish. लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में किसान या तो खेतों से दूर हैं या फिर खेत पहुंचकर भी सिर पकड़ने को मजबूर हैं। जिसकी बड़ी वजह है गेहूं की ये बालियां जो अपने ही बोझ से झुक चुकी हैं। कटाई के लिए पककर तैयार फसल मौसम की हल्की मार से ही किसानों की पूरी मेहनत को मटियामेट कर सकती है। ऐसे में फसल काटने के लिए मजदूरों की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। खेत दूर है गांव से, जब वो आते हैं मोटरसाइकिल से या लेबर लेके, अब पुलिस आ जाती है, रोड पे मारना शुरू कर देती है, तो कोई किसान निकल नहीं रहा, मजदूर मिल नहीं रहे हैं। प्रयागराज के जिन खेतों को देखकर किसानों को खुश होना चाहिए, उन्हीं खेतों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। किसी किसान को इक्का दुक्का मजदूर मिल भी जाता है तो एक डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोरोना का डर लगा था कि हम पकड़ ले, दुख हो जाए, हमारे दुख हो जाए, हमारे दूसरे बच्चों के सहारा दे, हमारे बच्चे भी मर जाए, हम भी मर जाए। यही हाल गुरुग्राम के पास के गाँवों का है, जहां रात के सन्नाटे में चमकती इमारतों की रोशनी से दूर किसान अपने बच्चों को लेकर खेतों में उतर पड़े हैं। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के बंधवाड़ी गांव में और आप यहां खुद देख सकते हो कि रात का समय है। लगातार जो किसान है उनकी मजबूरी इस बार इतनी बढ़ चुकी है लॉकडाउन की वजह से कि इनको जो किसान है वो नहीं, किसानों को इस बार मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो पूरा परिवार है बच्चों समेत यहाँ खेतों में आए हुए हैं। बच्चों को धूप से और फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए किसानों से जो भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के 16 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में 15 अप्रैल से ट्रेनों को चलाए जाने की उम्मीद के बीच यूपी के कासगंज में जीआरपी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जीआरपी ने मॉक ड्रिल की। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की हालत में स्टेशन पर यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी रखने, यात्रियों की कड़ी चेकिंग करने समेत कोरोना के बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने की रिहर्सल की गई। 15 तारीख को दोबारा से ट्रेन संचालन होने की पूरी संभावना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे भी हमारे यात्री बाहर से आएंगे उन्हें हम कैसे उनका चेकअप करा पाएंगे, उनका सोशल डिस्टेंस कैसे रखा जाएगा और अपने आप को सेफ रखते हुए, तो इसके लिए संबंध में हमने मॉक ड्रिल की है कि एक रास्ता हमारा इधर का रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है, एक इन और एक आउट जो कर रहे हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस का भी रखना है, या इन में हो या आउट में हो, और जब उनका चेकअप भी कराना है तो एक टीम यहाँ पर खड़ी रहेगी और उनका चेकअप करके एक सोशल डिस्टेंस के आधार पर उनको हम यहाँ से निकालेंगे। लॉन टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक विंबलडन को कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई में इंश्योरेंस कंपनी मदद करेगी। विंबलडन इस साल 29 जून से 12 जुलाई के बीच होना था, जो कोरोना वायरस के फैलने के बाद रद्द करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि टूर्नामेंट रद्द होने के कारण आयोजकों को $310 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन आयोजकों ने महामारी की वजह से होने वाले नुकसान का इंश्योरेंस करवाया था, जिससे अब नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। विंबलडन के आयोजकों को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के भुगतान के तौर पर $141 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए देगी। विंबलडन के आयोजक पिछले 17 साल से लगातार महामारी से होने वाले नुकसान का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसके प्रीमियम के तौर पर हर साल $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हालांकि ये पहला मौका है जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे नुकसान का क्लेम करने की नौबत आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। ये स्टेडियम मुंबई के वर्ली इलाके में है, जहां 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इसके अलावा वहां कई दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मुंबई का वर्ली इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ये स्टेडियम मरीजों के लिए तैयार नहीं किया गया है। इस स्टेडियम में केवल कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए वहां 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा किट और मास्क की कमी दूर करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की पत्नियों ने मोर्चा संभाल लिया, जिन्हें तैयार करने के लिए बेंगलुरु में सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के रीजनल सेंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेंटर में पहले जवानों के लिए वर्दियों की सिलाई होती थी, लेकिन बीते 10 दिनों से वहां डॉक्टरों को वायरस से बचाने वाले सूट और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो अभी स्टार्ट किया है निम्हांस के लिए, वो वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए हम लोग जो है वो ड्रेसेस और मास्क जो है वो यहाँ से हम लोगों के लेडीज और टेलर्स
बना करके भेज रहे हैं। सूट और मास्क बनाने के लिए सीआरपीएफ के दर्जियों और सेंटर में काम करने वाली जवानों की पत्नियों को ट्रेनिंग भी दी गई। अपने साथी टेलरों को काम सिखाया और उसके दौरान में जो गाँव में महिला जवानों की फैमिलियां काम करती हैं उनको काम सिखाया गया। फिलहाल वहां मीडियम क्वालिटी की पीपीई किट बनाई जा रही है जिसकी बाजार में कीमत 2200 रुपए तक है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 96 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 84 मरीजों के एक ही सोर्स यानी किसी एक ही जरिए से कोरोना की चपेट में आने की बात सामने आ रही है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी ये नहीं बताया कि वो कौन सा एक ही जरिया है जिससे ये 84 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। न्यूयॉर्क में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पोर्श चला रहा आदमी खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से कार दौड़ाने लगा, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। इससे पहले वो पोर्श कार तेजी के साथ आगे बढ़ती दिखी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वो बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पोर्श की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद भी वो दूसरी गाड़ी को कई मीटर तक घसीटती चली गई। इस हादसे में $75 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 6 करोड़ रुपए की पोर्श कार को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि उसके ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और वो वहां से कार समेत भाग निकला, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। यूपी के अमरोहा में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। एक इन लोगों के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हो गया। सभी मरीजों को अलग अलग जगह पर क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल भेजा गया। नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 7 पहुंच गई है। एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 5 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उससे पहले अब टोटल जो है 7 केस हो गए हमारे जनपद में। कल जो है 2 केसेस थे और आज 5 केस हैं। आंध्र सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्ट किट बनाने का ऐलान किया। ये टेस्ट किट मेडिटेक जोन नाम की एक कंपनी ने बनाई है, जिससे 55 मिनट में टेस्ट के नतीजे आ सकते हैं। और सीएम जगन मोहन रेड्डी इस टेस्ट किट को लॉन्च कर चुके हैं। इस किट को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक सैंपल मिलने के 55 मिनट के अंदर यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज को कोरोना है या नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस टेस्ट किट को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आंध्र सरकार ने राज्य में इस पर तेजी से काम करने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक शुरुआत में आंध्र में रोजाना कोरोना की 2000 टेस्ट किट बनाई जाएंगी। इसके बाद 1 मई से इसमें तेजी लाई जाएगी और रोजाना 25,000 टेस्ट किट बनाने का काम किया जाएगा। सरकार के मुताबिक एक किट से एक दिन में 20 लोगों का टेस्ट किया जा सकेगा। इस किट को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक वो केंद्र सरकार के लिए भी काम करेगी। इसके अलावा आंध्र के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी ये टेस्ट किट भेजी जाएगी। केरल के मलप्पुरम में कोरोना के एक मरीज के ठीक होने पर डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। इस आदमी का करीब 2 हफ्ते से इलाज चल रहा था और पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 46 साल के मुस्तफा नाम के आदमी के ठीक होने पर अस्पताल के पूरे स्टाफ ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। सभी लोग एम्बुलेंस तक उसे विदा करने भी आए। यह आदमी 21 मार्च को दुबई से भारत लौटा था और जांच करने पर उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। 28 मार्च को कोरोना के इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और लंबे इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ महिला पुलिसकर्मी मास्क बनाने में जुटी हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद देश के कई हिस्सों से मास्क की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। कई जगह मास्क या तो मिल नहीं रहे थे या अगर मिल रहे हैं तो उनकी कीमत ज्यादा है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में महिला पुलिसकर्मियों ने जरूरतमंदों और गरीबों को मुफ्त में मास्क मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। पुलिस लाइन में रहने वाले दर्जियों के साथ मिलकर कुछ महिला पुलिसकर्मी मास्क बनाती नजर आईं। हमने शपथ ली थी कि हम देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, तो ये मास्क बनाने का कार्य भी देश के हित में कार्य कर रहे हैं हम लोग। बताया गया कि ये महिला पुलिसकर्मी अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। इतना ही नहीं, मास्क बनाते वक्त उनकी क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कॉटन के कपड़े का ट्रिपल लेयर मास्क सील कर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। केरल कर्नाटक बॉर्डर पर दिल की बीमारी से पीड़ित एक मरीज ने दम तोड़ दिया। जिस आदमी की मौत हुई उसे इलाज के लिए केरल के
कासरगोड से कर्नाटक के मंगलुरु ले जाया जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने उनसे इलाज के कागज दिखाने की मांग की। बताया गया कि मरीज के घर वाले पुलिस को कागज नहीं दिखा पाए। बॉर्डर सील होने की वजह से पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिस वजह से कुछ देर बाद उस आदमी ने दम तोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने देश की राजधानी में महामारी के 21 हॉटस्पॉट सील कर दिए थे और अगले ही दिन इन इलाकों में दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च कर दिया, क्योंकि इसके जरिए सरकार संवेदनशील इलाकों को कोरोना मुक्त करना चाहती है। ऑपरेशन शील्ड में एस का मतलब है पूरे इलाके को सील करना, एच का मतलब होम क्वारंटीन यानी इलाके के लोगों का घर में रहना है, जबकि आई का मतलब आइसोलेशन और ट्रेसिंग है, यानी कि अब सरकार का पूरा जोर उन लोगों की पहचान करने पर होगा जो कोरोना पीड़ितों के संपर्क में रहे। इस ऑपरेशन में दिल्ली सरकार लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचाएगी और इसलिए सरकार ने ई का मतलब इसेंशियल सप्लाईज बताया है। वहीं एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, क्योंकि दिल्ली सरकार कोरोना के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए साफ सफाई पर ध्यान दे रही है। और आखिरी शब्द डी का मतलब है डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, क्योंकि मौजूदा हालात से ज्यादा लोगों की जांच होना जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई के जिन इलाकों को सील किया गया है, वहां के लोगों के लिए मोबाइल एटीएम की सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा बीएमसी की तरफ से शुरू की गई है। ये मोबाइल एटीएम उन लोगों के लिए हैं जो कोरोना के मरीज हैं। ऐसे लोगों को पैसों की दिक्कत ना हो, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। ये मोबाइल एटीएम उन सभी इलाकों में सुविधा देंगे जो कोरोना की वजह से सील हैं। इन मोबाइल एटीएम के साथ 2 लोगों की ड्यूटी लगी है जो इन्हें उन लोगों के घरों के पास पहुंचाएंगे जिन्हें पैसों की जरूरत है। लखनऊ में हॉटस्पॉट घोषित किए गए 12 इलाकों को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया। इन इलाकों में सब कुछ बंद है और लोगों को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसलिए सील किए गए इलाकों में पुलिस कोई ढिलाई न बरते, इसकी हिदायत देने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे खुद वहां के सदर बाजार इलाके में पहुंच गए। यहाँ आपको यह बैरियर दिख रहा है, इसके बाद कोशिश यह है कि इसके पहले भी बहुत दूर तक एकदम ही सैनिटाइज रखें। हम इसमें जीरो मूवमेंट गेम। पुलिस ये भी सुनिश्चित कर रही है किसी कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, सभी लोग लगे। वहीं लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एसीपी आईपी सिंह लाउडस्पीकर पर लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी देते नजर आए। इस इलाके में न कोई दुकानें मिलेंगी, न ही कोई बाहर से आ सकता है, न ही कोई बाहर अंदर से बाहर जाएगा। हॉटस्पॉट घोषित किए गए लखनऊ के बाकी इलाकों में भी पुलिस ने बैरिकेड और बल्लियां लगाकर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। हालांकि सख्ती के बावजूद एक मोहल्ले में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ घर से बाहर निकल आईं और जरूरी सामान न मिलने की शिकायत करने लगी। पुलिस की सख्ती के बीच ही नगर निगम और प्रशासन की तरफ से भी हॉटस्पॉट इलाकों में सड़कों और घरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल हुए 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि तबलीगी जमात के ये सभी लोग 24 फरवरी को दिल्ली से कोटद्वार लौट गए थे, लेकिन एहतियात के तौर पर इन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया, जहां इनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने उस क्वारंटीन सेंटर में कुल 49 लोगों को रखा, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। 22 फरवरी को ये पहुंचे दिल्ली मरकज में और 23 फरवरी को एक रात वहां रुक के वापस आ गए थे कोटद्वार। तो हमारे पास इनकी सूचना पहले ही आ गई थी, 2-3-4 दिन पहले आ गई थी सूचना। तो सूचना मिलने पर हमने इन लोगों को सबको हिदायत दी, तो ये अपने घरों में ही थे। उसके बाद हमने अपने उच्चाधिकारियों को इस मिक्सी रिपोर्ट भेजी कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि 1-1.5 महीने से ज़्यादा इनको आए हुए हो ही गया है। तो केवल एहतियातन हम लोगों ने इनको क्वारंटाइन करवाया है। फिलहाल इन पर कोई लक्षण नहीं है। यूपी के कई शहरों में बैंकों के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। दिहाड़ी मजदूरों के खातों में राज्य सरकार की तरफ से पैसे डाले जाने के बाद गोरखपुर में भी काफी लोग बैंकों के बाहर जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते हुए कतार में एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े नजर आए। कतार में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं जो बैंक के अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। वहीं गोरखपुर के ही एक दूसरे बैंक के बाहर कई महिलाएं सड़क किनारे बैठी नजर आईं। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इलाके के कई लोगों ने बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ और नियमों की अनदेखी पर गंभीर चिंता जताई। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर एक भी व्यक्ति यहाँ संक्रमित हुआ तो ये सबको फैलाएगा और जो सरकार की मंशा है वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा ही हाल यूपी के बांदा में दिखा, जहां बैंक के अंदर जाने के लिए कई लोग एक दूसरे के पास खड़े होकर इंतजार करते दिखे। हालांकि बैंक के अंदर एक-एक कर ही लोगों को जाने दिया गया और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया गया। बीच में उठ करके जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप दूर दूर बैठे,
आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना बचाव करें। जयपुर में पुलिस ने 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जी डॉक्टर कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा बनाने में जुटे हुए थे, जिसकी भनक लगते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन तभी दोनों आरोपी पुलिस के चंगुल से खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगे। एक आरोपी कुछ दूर जाने के बाद ही सड़क पर गिर गया, जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस वालों ने पीछा कर धर दबोचा और दोनों आरोपियों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस वालों ने घरों में बंद लोगों का डांस करके मनोरंजन किया और उन्हें फिट रहने के लिए जागरूक करने की कोशिश की। कोलंबिया में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां की पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के साथ उनके मनोरंजन का भी बीड़ा उठा लिया। राजधानी बोगोता में कुछ पुलिस वाले एक हाउसिंग सोसाइटी के सामने पहुंचे और सड़क पर खड़े होकर जुम्बा डांस करने लगे। ये वो डांस है जिसके जरिए फिटनेस बनी रहती है और शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। पुलिस वालों को देखकर लोग भी अपनी बालकनी में डांस करने लगे। एक परिवार तो अपने पालतू कुत्ते के साथ डांस करता नजर आया। इस दौरान पुलिस वालों ने लोगों को डांस के जरिए फिट रहने के भी टिप्स दिए। Una manera positiva, alegre, siempre compartiendo con sus seres queridos con la mejor actitud. कोरोना वायरस के खतरे